नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में चुनाव के बीच चुनावी विश्लेषण करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट आई है, जिसमें राजनीतिक दलों के पास संपत्ति का विवरण है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे अधिक संपत्ति है। सबसे अधिक बीजेपी ने 4,487.78 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। इसके बाद बीएसपी ने 698.33 करोड़ रुपए और कांग्रेस ने 588.16 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। 44 क्षेत्रीय दलों में सबसे अधिक संपत्ति समाजवादी पार्टी ने घोषित की है। पार्टी के पास 563.47 करोड़ रुपए की संपत्ति है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने 2019-20 में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों की संपत्ति और देनदारियों के अपने विश्लेषण के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है। रेलवे की परीक्षाओं में घपले के आरोपों को लेकर छात्रों ने आज बिहार बंद किया। इसका समर्थन विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी किया। इस दौरान ट्रेनों को बाधित करने के साथ ही कई जगहों पर छात्र सड़कों पर उतर आए और उन्होंने टायर जलाकर सड़कों को जाम कर प्रदर्शन किया। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने राज्य के कई जिलों में बंद को सफल बनाने के लिए हंगामा भी किया। उन्होंने दरभंगा में दरभंगा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का रास्ता रोक दिया। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने वैशाली में हाईवे पर टायरों में आग लगाकर रास्ता रोका। छात्रों के बिहार बंद के दौरान कई जगहों पर यातायात प्रभावित हुआ। बंद को आरजेडी सहित महागठबंधन के दल और जन अधिकार पार्टी ने भी समर्थन दिया। राजनीतिक दलों के समर्थन से भी इसका व्यापक असर पड़ा। प्रदर्शन के दौरान छात्रों के आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे भाकपा माले के 2 विधायकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एक रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने पटना में भाकपा माले विधायक महबूब आलम और संदीप सौरभ को हिरासत में लिया और सड़क जाम कर रहे कार्यकर्ताओं को हटाकर यातायात शुरू करवाया। बसपा प्रमुख मायावती ने आज चौथे चरण के 53 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। लिस्ट में 16 मुस्लिमों को टिकट दिया गया है, वहीं 7 ब्राह्मण और 5 महिलाओं को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा 12 अनुसूचित जाति और 30 ओबीसी से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। मायावती ने उन्नाव रेपकांड के गवाह देवेंद्र सिंह महाबली को उन्नाव से टिकट दिया है। रेपकांड में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सजा हो चुकी है। आज अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उनके हेलीकॉप्टर को बिना किसी कारण बताए दिल्ली में उड़ने से रोक दिया गया। हालांकि बाद में उनको जाने की इजाजत दी गई। अखिलेश के इस आरोप पर बीजेपी नेता और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। केशव प्रसाद ने ट्वीट कर कहा कि अखिलेश यादव जी, आप और आपके गठबंधन को किसी के द्वारा रोकने की आवश्यकता नहीं। जनता ने रोकने का फैसला 2014 में कर दिया, जो आज भी कायम है। नौटंकी बंद करके 10 मार्च को वोट की गिनती, 11 मार्च को सैफई जाने की तैयारी करें और 4 घंटे में नहीं 40 मिनट में मेरठ पहुंचाने वाला तैयार है। आज मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अखिलेश यादव ने यहां चौधरी चरण सिंह के किसानों को लेकर उज्जवल सपने की बात करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने चौधरी साहब के सपने को तोड़ा है। अखिलेश ने आगे कहा कि वो और जयंत चौधरी किसान के बेटे हैं और किसानों के हक के लिए अंत तक लड़ेंगे। इस दौरान अखिलेश ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त, 15 दिनों में गन्ना किसानों का भुगतान जैसे अपने वादे दोहराए। हालांकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस समय पर शुरू नहीं हो पाई, क्योंकि अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उनके हेलीकॉप्टर को दिल्ली में रोक कर रखा गया, जिसके कारण वो 1 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में देरी हुई, क्योंकि अखिलेश 2:30 बजे तक दिल्ली में ही रुके रहे। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जयंत चौधरी ने कहा कि कल हमारे बुढ़ाना क्षेत्र के प्रत्याशी राजपाल बालियान जी ने ऑनलाइन चुनाव आयोग से आवेदन किया कि वो वीडियो वैन चलाना चाहते हैं। 1 दिन बीत चुका है, अभी तक उन्हें अनुमति नहीं दी गई है, जबकि बीजेपी की वैन पूरे प्रदेश में चलाई जा रही है। जयंत ने कहा कि हमारी पार्टी और गठबंधन के नेता चुनाव आयोग से इसको लेकर मिलेंगे। जयंत ने इसके साथ ही कहा कि कर्मचारियों में भारी रोष है, नाराजगियां हैं और वो गठबंधन की तरफ देख रहे हैं। आज स्थिति ये है कि पोस्टल बैलेट की व्यवस्था में अधिकारी उनके वोटर आईडी कार्ड मंगवा रहे हैं। जयंत ने कर्मचारियों से निवेदन किया कि वो सतर्क रहें और अधिकारियों को बैलेट पेपर लेकर वोट बनाकर ही दें। अखिलेश ने भी अधिकारियों द्वारा दबाव बनाने की बात कही। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर बेरोजगारी को लेकर हमला बोला। वरुण गांधी ने रेलवे भर्ती में गड़बड़झाला के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे एक छात्र का वीडियो ट्वीट किया, जिसमें वो बेरोजगारी के हाल बता रहा है। वीडियो को ट्वीट कर वरुण गांधी ने लिखा है कि देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। स्थिति विकराल होती जा रही है। इससे मुंह मोड़ना कपास से आग ढकने जैसा होगा। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और 4 अमेरिकी सांसदों द्वारा भारत में मानवाधिकार स्थिति पर चिंता व्यक्त करने के 1 दिन बाद विदेश मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया दी।
विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि भारत एक मजबूत और जीवंत लोकतंत्र है और उसे दूसरों से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय अमेरिकी मुस्लिम परिषद के कार्यक्रम पर यह बात कही, जिसमें हामिद अंसारी शामिल हुए थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने शुक्रवार को कहा कि भारत एक मजबूत और जीवंत लोकतंत्र है, इसके लिए दूसरों से प्रमाणीकरण की जरूरत नहीं है। ये दावा कि दूसरों को हमारे संविधान की रक्षा करने की आवश्यकता है अभिमानी और निरर्थक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के आयोजकों का ट्रैक रिकॉर्ड पूर्वाग्रहों वाला है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी की रैली में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कैडेट से कहा, मुझे गर्व है कि मैं भी कभी एनसीसी का एक्टिव मेंबर था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार एनसीसी को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रही है। सरकारी नौकरियों में एससी और एसटी समुदाय को प्रमोशन में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया। जस्टिस नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस BR गवाई की बेंच ने इस मामले में बीते साल 26 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि हम कोई नया पैमाना नहीं बना सकते हैं। अदालत ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे SC ST के प्रतिनिधित्व को लेकर डेटा एकत्रित करें। अदालत ने कहा यह डेटा कैडर आधारित रिक्तियों के आधार पर इकट्ठा किया जाना चाहिए। अदालत ने इस मामले में रखी गई शर्तों में ढील देने से इनकार कर दिया। महाराष्ट्र में बीते साल 12 बीजेपी विधायकों का विधानसभा से किया गया निलंबन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये पूरी तरह असंवैधानिक है। इन विधायकों को पीठासीन अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में 1 साल के लिए निलंबित किया गया था। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए लिखा, सत्यमेव जयते। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के 12 विधायक विधानसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा की पोती सौंदर्या का शव बेंगलुरु में उनके अपार्टमेंट से मिला है। बेंगलुरु के बोरिंग एंड लेडी कर्जन अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। अस्पताल के फॉरेंसिक विभाग के HOD ने कहा कि अब रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अस्पताल पहुंचे कर्नाटक के कानून मंत्री KC मधुस्वामी का कहना है कि अभी तक कारणों का पता नहीं चल सका है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।